वॉरेन बफेट ने 30 साल की उम्र में अपना पहला $1 मिलियन कमाया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना 13 साल में शुरू कर दिया था और वो हर वक्त बस इन्वेस्टमेंट और बिजनेसेस के बारे में सोचते रहते थे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक आम आदमी को इससे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और बुढ़ापे में अमीर बनके क्या फायदा जब हड्डियों में पेन हो रही हो। इसलिए इस वीडियो में हम MJ डिमार्को की बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन से लॉ ऑफ अफेक्शन और 5 कमांडमेंट सीखेंगे कि कैसे इन कमांडमेंट्स को यूज करके ऑथर खुद मिलियनेयर बने और कैसे हम भी अपनी जर्नी में इनके प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें जल्दी रिच बनना है तो हमें द लॉ ऑफ अफेक्शन सीखना होगा। यस, द लॉ ऑफ अफेक्शन, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप साइंस या किसी इक्वेशन की मदद से प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता कि 2 + 2 = 4 या फिर 1 लाख कस्टमर्स आपको अगर ₹1 का प्रॉफिट दे रहे हैं तो ये हमेशा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 100 कस्टमर्स जो आपको ₹1 का प्रॉफिट दे रहे हैं। हमें मैथ्स कैलकुलेशंस पर विश्वास करना है, ना कि किसी फिक्शन पर। लॉ ऑफ अफेक्शन बोलता है कि जितनी ज्यादा लाइफ्स आप अफेक्ट करोगे, चाहे वो ज्यादा लोग हों या ज्यादा मैग्नीट्यूड हो, आप उतने ज्यादा अमीर बन जाओगे। अब हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने एक बड़ा हॉल लिया और उस हॉल को 14 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसकी शॉप्स बना दी। हर शॉप से उसे ₹4 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो उसका टोटल प्रॉफिट हुआ 4 लाख × 14 विच इज इक्वल टू 56 लाख। अब इस एग्जांपल में इस रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने ज्यादा लाइफ को इफेक्ट नहीं किया, यानी स्केलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन हर लाइफ को ज्यादा मैग्नीट्यूड से इम्पैक्ट किया, इसलिए उसका प्रॉफिट 4 लाख पर कस्टमर रहा। सेकंड एग्जांपल में इमेजिन कीजिए कि एक लड़का है राहुल जो डाइट के ऊपर बुक लिखता है। हर बुक में वो ₹7 का प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन इस बुक को 80 लाख लोग खरीद चुके हैं, तो उसका प्रॉफिट हुआ ₹7 × 80 लाख यानी 56 लाख। अब इस एग्जाम्पल में हर एक लाइफ यानी हर एक रीडर कम इम्पैक्ट हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को सर्व किया गया। इसमें मैग्नीट्यूड तो नहीं था, लेकिन स्केलेबिलिटी थी। बट अब सवाल आता है कि हम लॉ ऑफ अफेक्शन को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कैसे करें। इसके लिए 5 कमांडमेंट्स है जो हमें फॉलो करनी है, और इनमें सबसे पहली कमांडमेंट आती है द कमांडमेंट ऑफ नीड। दीक्षित को मार्शल आर्ट्स बहुत पसंद था और उसे इस आर्ट को लोगों को सिखाना भी बहुत अच्छा लगता था। उसने बहुत सी ऐसी बुक्स पढ़ी जिसमें लिखा था डू व्हाट यू लव, यानी वो चीज करो जिससे तुम्हें प्यार हो। और इसी एडवाइस को सुनकर उसने एक मार्शल आर्ट ट्रेनिंग स्कूल भी खोल दिया, लेकिन 10 महीने के बाद वो फेल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि उसने पूरे साल में सिर्फ ₹20,000 का प्रॉफिट कमाया, जिससे उसकी फैमिली नहीं चल सकती थी। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ये मत सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है, ये सोचो कि लोगों को किस चीज की जरूरत है। अगर दीक्षित ने अपने पैशन के बारे में सोचने के बजाय खुद से ये 3 सवाल पूछे होते तो वो ठीक डिसीजन ले पाता। और ये 3 सवाल थे, क्या मेरे नेबरहुड में मार्शल आर्ट सीखने के लिए कोई इंटरेस्टेड है भी है या नहीं। सेकंड सवाल, पहले से एग्जिस्टिंग मार्शल आर्ट टीचर्स में क्या कमियां हैं जो मैं इम्प्रूव करके एक नया बिजनेस लॉन्च कर सकता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, मैं मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स को क्या एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। हम इस फर्स्ट कमांडमेंट को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर के पड़ोस में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खुलने वाली थी। ऑथर ने जब इसके ओनर से बात करी तो उन्हें पहले ही पता चल गया था कि ये दुकान ज्यादा चलने वाली नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसका ओनर अपने पैशन को फॉलो करके एक हिप हॉप स्टोर खोलना चाह रहा था, लेकिन आसपास कोई हिप हॉप का कल्चर नहीं था। उसी स्टोर के 10 मीटर की दूरी पर एक बुजुर्गों का केयर सेंटर था। और क्या आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग इंटरेस्टेड होगा इस हिप हॉप कल्चर में? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए उन्हें पता था कि स्टोर में कमांडमेंट ऑफ नीड के रूल को फॉलो नहीं किया गया और इसलिए नहीं चलेगा। और जब ये स्टोर खुला तो वो चला भी नहीं। इसके बाद आती है सेकंड कमांडमेंट, जो है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। क्या आपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसे कुछ आइडिया सुने हैं कि Amazon में अपना स्टोर खोलो और लाखों रुपए महीने के कमाओ, सिर्फ 4 घंटे में नया बिजनेस खोलो? अगर हाँ, तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि ये सच भी है या नहीं। ऑब्वियसली ऐसे बिजनेसेस सच हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बिजनेसेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। हो सकता है Amazon में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दें और कोई सस्ता प्रोडक्ट बेचने भी लग जाए, लेकिन अगर आपका बिजनेस चल भी पड़ा तो बाकी के 10 लाख लोग भी इस बिजनेस को कॉपी कर सकते हैं। और इसीलिए ये बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ये कमांडमेंट ऑफ एंट्री को फॉलो नहीं करता। कमांडमेंट ऑफ एंट्री का मतलब है कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे कॉपी किया जा सकता है तो उसे कॉपी किया जाएगा, और जिसकी वजह से उसमें कंपटीशन आता रहेगा और सबका प्रॉफिट कम होता रहेगा। इसका एक एग्जांपल ऑथर देते हैं, जो कि है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके साथ हॉल में बैठे 2000 लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली टॉप 5 से 10 लोगों को छोड़ के कोई ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा। ऑथर के अकॉर्डिंग आप इस टाइप के बिजनेसेस में तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपके पास खुद नेटवर्किंग बिजनेस है और बाकी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कमांडमेंट ऑफ एंट्री से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस और आउटस्टैंडिंग बुक है पीटर थिल की, जिसका नाम है 0 to 1। आई होप आप में से कई लोग इस कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना चाहेंगे,
कि पेपैल के फाउंडर पीटर थिल की बिजनेस की फिलॉसफी क्या थी। तो आप इसकी डिटेल्ड बुक समरी हिंदी में फ्री में गूगल ऐप में सुन सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल भाषा में। इस एप्लीकेशन में 150 से ज्यादा फ्री बुक समरीज अवेलेबल है और हर संडे हम इसमें नई फ्री बुक समरी ऐड करते रहते हैं। अगर आपको फ्री बुक समरीज की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और एंड्रॉइड में अवेलेबल है। अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज, कमांडमेंट ऑफ एंट्री को समझने के बाद तीसरी कमांडमेंट आती है जो कहती है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ऑथर कहते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की हुई थी। वो उन गिने चुने लोगों में से था जो नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन हुआ ये कि उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज कर दी और जो कमीशन उनके दोस्त को मिलता था उसे भी कम कर दिया, जिनकी वजह से उनके फ्रेंड की इनकम स्ट्रीम धीरे धीरे कम होकर पूरी जीरो हो गई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका फ्रेंड द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल को नहीं समझता था। कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल कहता है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस वो है जिसमें हमारा फुल कंट्रोल हो, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, रेवेन्यू मॉडल, हर चीज पर कंट्रोल। अगर कंट्रोल हमारे पास नहीं है तो हम ड्राइवर नहीं है बल्कि एक पैसेंजर है जिसे कभी भी बस से उतारा जा सकता है। क्योंकि ड्राइवर नौकरी देते हैं, नौकरी लेते नहीं है। ड्राइवर नेटवर्क कंपनीज खोलते हैं, नेटवर्क कंपनीज ज्वाइन नहीं करते। ड्राइवर्स रेंट और लॉयल्टीज लेते हैं, रेंट और लॉयल्टीज पे नहीं करते। ड्राइवर एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उन्हें ज्वाइन नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि उनका एक एफिलिएट प्रोग्राम है जिसमें कई एफिलिएट्स महीने के 10 लाख रुपए पर महीने तक कमाते हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अच्छी इनकम स्ट्रीम है, लेकिन कंट्रोल ऑथर के पास है, ना कि उनके एफिलिएट्स के पास। ऑथर जब चाहे अपने बिजनेस की सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यू पॉलिसी ला सकते हैं जिसकी वजह से उनके एफिलिएट्स की इनकम स्ट्रीम चेंज हो सकती है। वैसे ही इवन यूट्यूब चैनल्स में सारा कंट्रोल यूट्यूब के पास है और अगर यूट्यूब कोई भी चेंज एडसेंस प्रोग्राम में कर देता है तो सारे यूट्यूबर्स की इनकम बंद हो सकती है, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म में पैसेंजर हैं, ना कि ड्राइवर। इसके बाद फोर्थ कमांडमेंट कहती है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर हम किसी टूटे हुए रोड्स वाले हिली एरिया में कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी स्पीड लिमिट 20 से 25 किलोमीटर पर आवर ही होगी। इससे ज्यादा स्पीड पर हम ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम प्लेन में ड्राइव करते हैं तो हम 800-900 किलोमीटर पर आवर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस में ये स्पीड हमें स्केलिंग से मिलती है, यानी अपने प्रोडक्ट को बहुत से लोगों तक पहुंचाना। और यही फोर्थ कमांडमेंट है, कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस एक लोकल कम्युनिटी को ही सर्व कर रहा है तो एक तरह से हम एक छोटे पूल में फिशिंग कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस एक सिटी को सर्व कर सकता है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक पॉन्ड में फिशिंग कर रहे हैं। अगर एक पूरे देश में हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं तो हम एक सी में फिशिंग कर रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया में अपना प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो आप ऐसे सोचिए कि हमारे पास पूरा ओशियन है फिशिंग करने के लिए, यानी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आप एक बहुत ही फेमस सैंडविच की शॉप अपनी कम्युनिटी में खोलते हैं, तो हमारी वेल्थ इक्वेशन क्या है? नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्रॉफिट। अब यूनिट सोल्ड तो हमारे लिमिटेड ही होंगे क्योंकि एक दिन में मैक्सिमम हम 100 से 500 सैंडविच ही बेच सकते हैं। लेकिन हमें सोचना यह है कि मैं एक दिन में 10,000 या 1 लाख सैंडविच कैसे सेल करूं? ऑस्ट्रेलिया में बैठे इंसान को सैंडविच कैसे बेच सकता हूं? क्या मैं मैकडॉनल्ड्स की तरह खुद का ब्रांड बना के लोगों को फ्रेंचाइजी सेल कर सकता हूं या नहीं? इसके अलावा हमारा प्रॉफिट पर सैंडविच भी बहुत कम है। हो सकता है हम 2 रुपए पर सैंडविच कमा रहे हों, लेकिन अगर सैंडविच की जगह हम पूरा डिनर किसी को सर्व कर सकते हैं जिससे एवरेज प्रॉफिट 2 रुपए की जगह 200 रुपीज पर फैमिली हो जाए, तो हम अपना टोटल प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आती है फिफ्थ कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। अब ऐसा हो सकता है कि हम एक अच्छा बिजनेस भी खड़ा कर दे, पैसे भी बहुत कमाएं, लेकिन हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम ही ना हो और बिजनेस हमें फ्रीडम देने के बजाय लाइफ टाइम प्रिजन ही बन जाए। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बनाने के लिए इतनी कुर्बानी तो जरूरी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक स्किल की कमी है और वो स्किल है कमांडमेंट ऑफ टाइम। इसके लिए ऑथर अक्षय का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने द सो कॉल्ड गुरुज की एडवाइस पर अपने पैशन को फॉलो किया और एक कॉफी शॉप लॉन्च कर दी जहां पर हर वीकेंड में इंटरेस्टिंग बुक्स को रीड भी किया जाता था। शुरू में ये शॉप बहुत चली, उन्होंने पैसा भी बहुत कमाया। अक्षय अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे और वो बहुत एक्साइटेड भी थे, लेकिन 2 साल के बाद सब कुछ बदल गया। अक्षय इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने बिजनेस को नहीं बल्कि उसका बिजनेस उसे ओन करता है। इस बिजनेस की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे टाइम ही नहीं दे पाता था। अक्षय जितने भी एम्प्लॉइज हायर करते वो ठीक से काम नहीं कर पाते और अच्छे एम्प्लॉइज हायर करने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। अक्षय ने एक अच्छा जर्नल मैनेजर हायर करने का सोचा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, वो बहुत ज्यादा सैलरी मांग रहा था। 3 सालों के बाद उसने ये डिसाइड किया कि उससे ये कॉफी शॉप नहीं चलानी और उसने ये शॉप बंद कर दी। तो सवाल ये है कि क्या अक्षय फेल हो गया? ऑथर बोलते हैं नहीं, अक्षय फेल नहीं हुआ, लेकिन कमांडमेंट ऑफ टाइम को समझने में अक्षय फेल हो गया। कमांडमेंट ऑफ टाइम कहता है कि आप ऐसे सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस आपके बिना भी चलता रहे।
इसके लिए हमें अपने से 2 सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस मेरे बिना ही चलता रहे? सेकंड सवाल, क्या मेरा बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है कि मैं अच्छी क्वालिटी वाले ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख सकूं? इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी गई है, द ई मिथ रिविजिटेड, तो उसे आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप चाहें तो उसकी फ्री समरी गूगल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। तो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो ये सारे कमांडमेंट्स फॉलो करता हो। तो ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनकी कंपनी की एक वेबसाइट थी, तो उन्होंने एक दूसरी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ली थी जो ये बताती थी कि ऑथर की वेबसाइट कितने टाइम तक चलती है, क्या उनकी वेबसाइट में डाउन टाइम भी आता है या नहीं। ऑथर इस सर्विस के लिए हर महीने 3500 रुपीज पे करते थे। जब ऑथर ने इस वेबसाइट को खोला तो उसमें लिखा हुआ था सर्विंग 20,000 क्लाइंट्स पर मंथ, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट 20,000 कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय 3500 रुपीज पर कस्टमर, यानी 70 लाख रुपए पर मंथ अर्न करती है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये वेबसाइट 75% प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कि ऐसी वेबसाइट्स में एक कॉमन बात है, तो 75% ऑफ 70 लाख इज अप्रोक्सीमेटली 52 लाख पर मंथ। अब अगर ऐसी वेबसाइट आपकी है तो कितना टाइम लगेगा आपको मिलियनर बनने में? अब इसे कंपेयर कीजिए इस सिचुएशन से, जहां पर हम पूरे साल के सिर्फ 1.5 लाख रुपए सेव कर रहे हैं अपनी सैलरी से। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फास्ट लेन मिलियनर बनने के लिए 5 कमांडमेंट सीखी, जिसमें सबसे पहली कमांडमेंट थी नीड, यानी अपने पैशन को नहीं बल्कि लोगों की नीड को देखते हुए बिजनेस खोलो। सेकंड था कमांडमेंट ऑफ एंट्री, यानी ऐसे बिजनेस हमें प्रेफर करने हैं जिनमें एंट्री बैरियर हो, ऐसा ना हो 2 दिन में हमारे जैसे बिजनेस खड़ा किया जा सके। थर्ड था कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, यानी बिजनेस में कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। हमने इसमें एक एफिलिएट इंसान का एग्जांपल देखा था कि अगर किसी कंपनी ने अपने रूल्स चेंज कर दिए तो एफिलिएट मार्केटर की इनकम स्कीम अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट कमांडमेंट था स्केल, यानी अगर हम अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाएंगे तो हम फास्ट लेन मिलियनर नहीं बन सकते। यानी क्या फायदा अगर हमारे पास पैसा हो लेकिन फैमिली के लिए टाइम ही ना हो। और टाइम ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास अभी तक वो स्किल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो ये वीडियो